बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, जब कोई ख़बर सामने आती है तो ये तो मालूम होता है कि क्या हुआ, लेकिन कुछ नादान दोस्त भूल जाते हैं कि क्यों हुआ। ख़ास तौर पर जब ये ख़बर अब कल सामने आई, जिसको हमने कल मुख्तसर डिस्कस किया था और आज ज़रा तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब ये मामला हो रहा था तब भी हम अपने नाज़रीन के साथ ये गुफ्तगू कर रहे थे कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। मखसूस नशस्तों के हवाले से PTI को जो मखसूस नशस्तें मिलनी थी वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है, और अब ये हुकूमत को या जो भी असम्बली के अंदर मौजूद हैं जमातें, उनको मिलेंगी। जो कुल सीटों की तादाद थी ये 77 थी, 77 थी, और ये 77 की जो तादाद है ये कौमी असम्बली की नहीं है, ये तमाम सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली को मिलाकर है। इसमें कौमी असम्बली की 23 हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 नशस्तें हैं, पंजाब असम्बली की 27 हैं और सिंध असम्बली की 2 नशस्तें हैं, जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। आपको याद होगा कि एक सवाल हम बार बार यहाँ पर करते थे, वो सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है। ये वही मामला था मखसूस नशस्तों का, जिसमें पहले सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात थे कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला जाता है और फिर पार्लियामेंट बीच में आती है और फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम होती है। अभी इस तमाम सूरत हाल के हवाले से एक पूरी टाइमलाइन बनती है, सिर्फ यादाश्त के लिए कि हुआ क्या था। इस टाइमलाइन को शामिल करते हैं और फिर अपने तज्ज़ियाकारों की जानिब मूव करेंगे। आपको याद होगा 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने PTI का इंतखाबी निशान बैट कलअदम करार दिया था, जिससे वो तमाम उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे, जो कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ था। फिर 1 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI आज़ाद उम्मीदवार रिज़र्व नशस्तों के मुस्तहिक नहीं हैं और ये नशस्तें दूसरी पार्टियों को मुंतकिल कर दी गई थी। फिर 25 मार्च 2024 को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को बरकरार रखा। फिर 6 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशनर और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर दिया और समाअत के लिए तश्कील दी गई फुल बेंच, ये फुल कोर्ट जो है वो इसके लिए तश्कील दिया गया था। फिर 12 जुलाई 2024 को 13 रुकनी फुल बेंच ने 8-5 की अक्सरियत से ये फैसला दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला दिया गया था। और 39 उस वक्त के जो अरकान थे उनको PTI का हिस्सा करार दिया गया था, और बाकी जो 41 अफराद थे उनके हवाले से कहा गया था कि 15 दिन में हलफ या नोटरी से PTI की रुकनीत साबित करने की हिदायत जारी करें। फिर उसके बाद इसका एक तफसीली फ़ैसला भी आया था। फिर इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के पास आया था और कहा था कि हमें वजाहत बताएं इसकी, और उस वजाहती नोट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। फिर मीनवाइल पार्लियामेंट के अंदर एक कानून तब्दील हुआ, और वो कानून ये तब्दील हुआ कि जो भी इलेक्शन एक्ट था या इलेक्शन जीतने के बाद कितने दिन के अंदर किसी पार्टी का इंतखाब किया जा सकता है, उस हवाले से एक तब्दीली की गई। और फिर पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को ये ख़त लिख कर कहा कि आप अब इस कानून के मुताबिक फ़ैसला करें, और फिर नज़रसानी की अपील हुई और अब ये फ़ैसला हमारे सामने आ गया। अब जो ताज़ा खबर सामने आ रही है, ये तो हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि एक पार्लियामेंट की सियासत है। सड़कों पे सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती थी एहतजाजी, वो हमने देखा कि गुज़िश्ता 6-7 महीने से मद्दम पड़ गई है। अब वो इम्पैक्ट भी नहीं है। अब वो सुबह सवेरे जो है वो जेल का दरवाज़ा भी नहीं खुलता 7 बजे, और इमरान खान से मुलाकात भी नहीं होती, क्योंकि अब वो उस किस्म की कोई कॉल भी नहीं आती है एहतजाज की, और अगर आती भी है तो कोई मौसर नहीं होती। हुकूमत ने 26 नवंबर या 25 नवंबर 2024 के बाद चीज़ों को डील कर लिया। अब वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफ़र किया है कि बातचीत करते हैं, और ये ऑफ़र इस फैसला आने से पहले की गई है। ये ज़राए का दावा है। जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी, जो मुसाफ़ा उन्होंने किया था बैरिस्टर गौहर से असम्बली के अंदर, और बैरिस्टर गौहर ने इसमें इंशाअल्लाह कहा उनको इस जवाब के अंदर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुद इतने इख्तलाफात हैं कि अलीमा खान ने जब कहा कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान माइनस हो गए हैं, और फिर गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। अब ये सारा मंजरनामा पाकिस्तान के अंदर क्या क्रिएट करने जा रहा है या क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और बहुत से तज्ज़ियाकार ये मानते हैं कि उन्होंने 2024 में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो प्रोग्राम में हमारे साथ नजम साकिब साहब, ज़फ़र इलाली साहब और PJ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, मखसूस नशस्तों का ये मामला हम इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ उस वक्त डिस्कस किया करते थे जब ये तमाम सूरत हाल हो रही थी। अब ये ऊँट जिस करवट बैठा है,
इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे ख़ास तौर पर पार्लियामेंट की सियासत के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? 26वीं तरमीम और उसके बाद आइनी कोर्ट्स, पता लगा कि क्यों आइनी कोर्ट्स बनाई गई थी और किस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो मकसूद थे। हम्मुराबी का सुना है कि वो पहला था कानूनदान जिसने कि कानून की पूरी दुनिया की इंसानी तारीख़ में पहली दफ़ा जो कानून की बात की या कोई कानून लिखा तो उसका नाम हम्मुराबी था। उस वक्त से लेके आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना जिसकी इंटरप्रिटेशन जब आप करें तो आप कहें कि जी ये ठीक इंटरप्रिटेशन है। आप नोट करें कि सदियों से दो तरफ के वकील होते हैं, वही केस है, एक इधर फॉर होता है, एक अगेंस्ट होता है। ये फैसला जो मखसूस नशिस्तों का है, देखिए ना 1.5 साल लगा। और मैं भी सोच रहा था जब आप इंट्रो दे रहे थे कि वो ECP के जो होते थे कमिश्नर साहब, वो आजकल हैं कहाँ? क्या उनको उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही? पता नहीं उनका टेन्योर ख़त्म था, कोई नया बनना था, नया बन रहा है, नहीं बन रहा है, कुछ पता नहीं है। बहरहाल उनको हमारी ख्वाहिश होगी कि नोबेल प्राइज़ तो नहीं, कोई खिदमत खल्क का कोई इस तरह का कोई अगर अवार्ड है तो उनको उसके लिए प्लीज़ उनको दिया जाए और अगले ताहयात उनको ECP का चेयरमैन जो है ना वो बना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हिसाब किताब बराबर किए हैं वहीं से तो बात शुरू हुई थी। देखिए आपने अपने नाजरीन को बताया कि सूरत हाल क्या होगी। हमारे वो देखने वाले जो ये जानना चाहते हैं कि इस मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद जो सूरत हाल है मुख्तलिफ पार्टियों की वो क्या है, तो हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की है, ये फटाफट बता के तो 2 फिक्रे और मैं बीच में ऐड करूँगा। मुस्लिम लीग नून की 110 में 5 जमा करें तो अब नेशनल असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 115 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी की 70 में 4 जमा करें तो इस वक्त पीपल्स पार्टी नेशनल असम्बली में 74 सीटें उनकी हो जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद की 88 सीटें थीं, 88 ही रहेंगी। और अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, कहिएगा कि क्या आपको नहीं पता कि ये सुन्नी इत्तेहाद में जो बैठे हुए हैं 88 लोग ये किस पार्टी के हैं? और अगर आपको पता है कि वो किस पार्टी के हैं तो उनको ये रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए थी कि नहीं? टेक्निकलिटीज़ पे मार दी गई है। KPK में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, 120 सीटें हैं, अपोजिशन की तादाद 27 से 52 हो गई है, 27 से 52 हो गई है। इसका मतलब है कि जो PTI की 93 सीटें थी KP में वो 93 की 93 रहेंगी और अपोजिशन जो है वो इसमें भारी पड़ रही है। इलेक्शन होने के 1.5 साल बाद ये फ़ैसला कौम को मुबारक हो। फ़ैसला क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी जुज़ियात क्या हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम उस पर एहतराज़ करेंगे, हम नहीं बात करेंगे, इसलिए कि ये आइनी कोर्ट ने फ़ैसला किया है और आइनी कोर्ट जो है वो उसके फ़ैसले को किसी किस्म का चैलेंज करना जो है वो बनता नहीं है। हम सियासी तौर पे बात करेंगे कि इलेक्शन होने के 1.5 साल बाद मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है। सिर्फ याद दहानी करानी है कि सेनेट अभी भी पूरी नहीं है जी, और PTI की रही सही उम्मीदें जो अदालत से वाबस्ता थीं वो जाती रही हैं। हुकूमत आराम से अब 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी और उसको दाएं बाएं फ़ोन नहीं करने पड़ेंगे, किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। मौलाना साहब के पास नहीं जाना पड़ेगा। 26वीं आईनी तरमीम पे हम सबको याद है कि किस कदर मौलाना के घर रश रहा। आखिरी फिक्रा इस वक्त का, हुकूमत वक्त की और रावी चैन ही चैन लिखेगा। पीजे मीर साहब, अब ये सारी सिचुएशन के अंदर एक तो पार्लियामेंट की सियासत बड़ी अहम होती है और उस पार्लियामेंट की सियासत में नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस जमात के पास कितने नंबर्स हैं, अकॉर्डिंगली वो अपना फिर इम्पैक्ट दे सकती है। ये जो अब सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, ऐसा लगता था कि मौजूदा सेटअप के अंदर बहुत सी होप्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई
और ये भी शायद लास्ट या सेकंड लास्ट होप के तौर पर वो देख रहे थे कि अगर उनको ये सीटें मिल जाती हैं तो एक मजबूत ऑपोजिशन बन जाएंगे और फिर शायद पार्लियामेंट के अंदर जो किरदार वो अदा करना चाहें वो उस तरह कर सकेंगे। तो इसका इम्पैक्ट अब आप कैसे देखते हैं इटसेल्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए? ज़ौक, हम बात कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन जीता है, कौन डिस्क्वालीफाई हुआ है। ये एक एकेडमिक एक कॉन्वर्सेशन और एक डिबेट रह गई है। हम पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त जब नहीं करते तो हम मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स लेके आ जाते हैं कि ताकि मैं या मेरी पार्टी या कोई भी हो वो अपनी पावर में हो। हर ये पीटीआई ने भी किया, ये बाकियों ने भी किया, ये सब करते हैं। सबसे पहले तो अभी जो नजम साकिब साहब ने एक बात की है, इन्होंने तो बहुत एक थोड़ा सा एक उनकी तारीफ की है चीफ इलेक्शन कमीशन की। अल्लाह के फजल से इलेक्शन कमीशन इतनी तनकीद के अंदर या इतनी स्पॉटलाइट में नहीं आई जो कि इनके टेन्योर में आई है। बिल्कुल सही कहा, कहाँ है वो आजकल? बड़े खुश हो रहे होंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज कि इतनी देर के बाद आप मखसूस सीटों की बात करते हैं, क्या आपने सोचा है कि अवाम का भी कोई पल्स है? आप टेक्निकलिटीज के ऊपर ही जाएंगे, टेक्निकली मारें देंगे आप सबको? तो अगर आपने टेक्निकली मारें देनी है तो फिर आप जो मर्जी करते रहें, आप और मैं, आप सवाल करते रहेंगे, मैं जवाब करता रहूंगा। इसमें तो मैंने पता नहीं कितने 100 प्रोग्राम्स कर दिए हैं, कितने 100 प्रोग्राम्स किए हैं मैंने। लेकिन जब जाते हैं, बैठते हैं आपके सामने, तो जो ये जो पंडित बनते हैं, बड़ी बड़ी मुख्तलिफ आपके लोग इख्तलाफात किस्म के दिखाते हैं, प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता तो हाथ मिलाने और जपियाँ मारते हैं। ये तो हमारी मुनाफकत का हाल है। तो क्वेश्चन इज ठीक है, यानी कि असल बुनियादी वजह यही है कि रिपीटेडली चीज़ें उसी तरह हो रही हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ हिलाली साहब, यही सारा इम्पैक्ट अगर मैं आपकी तरफ लेकर आऊँ तो हमने देखा कि स्क्रिप्ट रिपीट होता है, चीज़ें वैसे ही होती रहती हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जहाँ पर पहले हमें नज़र आया कि एहतजाज में बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी होती थी, अब वो उस तरह की स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं रही। अब इटसेल्फ पार्लियामेंट के अंदर भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। लेकिन वो दावा करते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए और सीटें जीती थी, लेकिन उसके बावजूद अब वो पार्लियामेंट के अंदर वो मखसूस नशिस्तें भी खो बैठी है और तमाम सूबाई पार्लियामेंट के अंदर। तो इसका क्या इम्पेक्ट होगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ जो उनका कोई अहमियत और उनकी इम्पोर्टेंस जो है पीटीआई की कम नहीं हुई है, बिल्कुल उतना ही है, बल्कि शायद बढ़ गया हो। इसलिए कि हमारे दो पहले पैनलिस्ट जो आए थे उन्होंने बड़ी ठीक तरीके से बता दिया कि फैसले कैसे हो रहे हैं, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सबसे तगड़ा पार्टी जो है अभी तक वो है पीटीआई, और उसको कोई उम्मीद नहीं है कि वो पावर में आए। मगर ये जो बात है कि कोई उम्मीद नहीं है वो पावर में आए, वो क्यों हो रहा है? देखिए, अब थोड़ा सा देखें कि एक इम्पोर्टेंट पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी, प्रीडोमिनेंट पार्टी, वो क्या करती रही है। ये अदालतों के फैसले को छोड़ दें, ये टेक्निकल मैटर्स हैं, दे मैटर्स ऑफ लॉ। मैं अभी जनरल मैटर्स पे डील कर रहा हूं, वो जो आप और मैं समझते हैं और उस पर हम सोचते हैं और उस पर हम अमल भी करते हैं। वो ये है कि पीटीआई क्या कर रही है इस वक्त के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करने के लिए। देखिए, अगर वो एक तरफ खड़े रहें और सल्क करते रहें, बस मैं नहीं बात करता किसी से, मैं नहीं बात करता, मैं नहीं उनसे बात करता जो जिनके पास ताकत है, और या वो नहीं बात करना चाहते आपसे, नहीं करना चाहते आपसे, वो नहीं समझते हैं कि उनका काम है आपसे बात करने के लिए, जो भी वजह हो, तो उसका रिएक्शन क्या है? आपका रिएक्शन होना चाहिए कि आप पॉलिटिशियंस के थ्रू दूसरे पॉलिटिशियन से बात करते और आप उनसे इंटरैक्ट करते, उनको अपना ख्याल और सोच शेयर करते और कहते भाई ठीक है, जो हो रहा है, मगर हम आपको कोई बड़ी बातें पे मनवाना चाहते हैं। और वो क्या है सबसे बड़ी बात? वो सबसे बड़ी बात ये है कि आप पे हिंदुस्तान जो है हमला की तैयारी कर रहा है।
6 महीने के अंदर अंदर हिंदुस्तान जो है वो चाहता है कि आप पे वो फिर पड़ जाए, जैसे ये इन्होंने किया था, अभी जो किया था और उन्होंने शिकस्त खाया था, उसका बदला वो लेना चाहते हैं और दे आर वेरी सीरियस। और मोदी साहब जो हैं दिन रात हथियार और मिसाइल्स और जो भी है वो खरीद रहे हैं। वो इसलिए खरीदे विद अ टाइम लाइन कि इस वक्त तक हमारे पास ये सब चीजें हो जाना चाहिए, सो दैट मैं फिर एक दफे और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ूं और मेरी खोई हुई इज्जत जो है, माई लॉस्ट प्रेस्टीज जो है, मैं उसको वापस करूं। और जिस पेस पे ये चल रहा है, इट इज अ मैनिक पेस। ऐसा लग रहा है कि कोई दीवाना खरीद फरोख्त कर रहा है, फरोख्ती खरीद रहा है अपने हथियार को तैयार करने के लिए अपने मुल्क को, कि मैं अब जा रहा हूं लड़ने के लिए। तो ये है, इस वक्त एक यूनाइटेड फ्रंट चाहिए हमें ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एक यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट इंडिया, मगर वो तो कोई उसका निशान ही नहीं है। बस इस पे आप फंसे रहे, 9 सीट 10 सीट, ये आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट, इलेक्शन कमिश्नर, ये इलेक्शन कमिश्नर, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। नेशनल सर्वाइवल इज एट स्टेक और आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वेरी सैड, वेरी सैड। जो भी आप हैं, और मैं कह सकता हूं वो तगड़े पार्टी के लीडर्स भी जो हैं उनको आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कहें जो भी हो, पावर में है या नहीं है, एक होना चाहिए, एक का वक्त आ गया है और तैयार होना चाहिए। उसका कोई साइन हो, ठीक है, यानी आप समझते हैं कि बिगर पिक्चर को देखना चाहिए और इसलिए फिर एक स्पेस भी छोड़नी चाहिए जो ऑपोजिशन की जमात आपके पास है। मैं इसी चीज़ को अब नजमुल साकिब साहब की तरफ लेकर जाऊंगा। नजमुल साकिब साहब, अभी जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं उसके अंदर जो खबर मैंने इंट्रो में भी शेयर कर दी वो यही आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि मिलकर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इट्सेल्फ बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। उसमें से एक मुश्किल ये कि जो अलीमा खान साहब की स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कह दिया था कि लगता है इमरान खान माइनस हो गए हैं, और अली अमीन गंडापुर और सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपने इन क्राइसिस से निकल कर ऐसी पोजीशन पर आ सकती है कि वज़ीर आज़म की इस ऑफ़र को माने और उस तरीके से माने जिस तरीके से इमरान खान बात करना चाहते हैं, ना कि उस तरीके से कि शायद पार्टी में कोई और बात करना चाहता हो? देखिए, आपने एक सवाल नहीं किया, 4 सवाल किए हैं। कोशिश करता हूँ क्विकली सबके जवाब देने की। सबसे पहले इस यूनाइटेड फ्रंट की बात करेंगे जो हिलाली साहब ने भी कहा। देखिए, ईरान पे आप हमला करते हैं, उसकी 3 साइट्स पे जो है वो आप कर देते हैं तबाह बर्बाद, उसके कई लोग मार देते हैं और फिर कहते हैं कि शाबाश अच्छे बच्चे बन जाओ, और ऐसा करते हैं कि सीज़ फायर करते हैं। पीटीआई को आपने लगा दिया दीवार के साथ और अब कह रहे हैं आपके यूनाइटेड फ्रंट पे होना चाहिए आपको। भाई उनको कोई दलील तो दें। और जहां तक बात है यूनाइटेड फ्रंट में पीटीआई की, हमने ये देखा कि जब बुनियानुल मरसूस होता है, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, तो पीटीआई बदरजाए अतम मौजूद थी। जेल से भी 2-3 ऐसे फिक्रे आए थे जिसमें यह था कि हम इस वक्त इकट्ठे हैं। अब आते हैं आपके पीएम ने जो पीटीआई को कहा है मुज़ाकरात का, यहाँ से मुझे पता लगा, क्योंकि ये ऑफ़र जो दी है मुज़ाकरात की, ये फ़ैसला आने से कुछ देर पहले को दी गई है, और जिन लोगों ने देखा उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर को तो वो थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद, अब ये गुमान है, गुमान करने तो नहीं चाहिए, मुझे लगा ऐसे शायद कि पीएम को पता था क्या फ़ैसला आने वाला है। अब रही बात आपके तीसरे एंगल की कि हमशीरा ने, अलीमा खान जो हमारी हैं इमरान खान की हमशीरा, उन्होंने ये कहा है कि जी शायद इमरान खान जो है वो माइनस हो रहा है या हो गया है। देखिए, ये एक बहन ने गुस्से में कहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर इमरान खान आपने माइनस कर दिया पीटीआई से, तो पीटीआई में रह क्या जाएगा? ठीक है, शाह महमूद कुरैशी रह जाएगा या ये बैरिस्टर गौहर रह जाएंगे? पीटीआई का नाम इमरान खान, इमरान खान का नाम पीटीआई। लिहाजा इस बात को हम इस तरीके से लेते हैं कि आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया लोगों को जो मिलना चाहते हैं अपने भाई से, अपने लीडर से, उनको आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया।
पीजे मीर साहब, माइनस करना और क्या होता है? आपको लगता है कि एक हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चल रही है, क्योंकि केपी का बजट बगैर मशवरे के हो जाता है, तमाम फैसले बगैर मशवरे के अब हो जाते हैं, मुलाकात वैसे ही नहीं करने दी जाती, तो पीटीसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब ऐसे ही चलेगी और इसी तरह होगा? और क्या हो सकता है माइनस करना, किस इस्लाह में हम कह सकते हैं? देखिए, जब हम यहाँ पाकिस्तान में इस तरह की बात करते हैं और हम बड़ी वो तबसरे देते हैं एक्सट्रीमिज्म के और फंडामेंटलिज्म के, ये पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है कि एक आप दूसरे को कहते हैं नहीं जी इसको निकाल दें। आपने जरदारी के लिए नहीं किया, आपने नवाज शरीफ के लिए नहीं किया, हम सबके लिए करते हैं। तो आज इनका सीजन है तो इनके लिए आप कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा नजम ने कि देखो, इमरान खान इज पीटीआई एंड पीटीआई इज इमरान खान, जिस तरह के नवाज शरीफ इज पीएमएलएन एंड पीएमएलएन इज नवाज शरीफ एंड ऑन द अदर साइड द सेम थिंग विद द भुट्टोस और जरदारीज। तो यहाँ आप जो बात कर रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा होता है, हाँ जी उसको निकाल दो, ये कर दो। देखो, अलीमा की स्टेटमेंट्स को मैं सीरियसली नहीं लूंगा, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, मेरी बहन है ये, लेकिन क्वेश्चन इज कि शी इज नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पहलगाम से ये वाक़या शुरू होता है और सिंतास माहिदे को यकतरफ़ा मुअत्तल भारत कर देता है और उसके बाद पाकिस्तान इस बात को बारहा इंटरनेशनल फोरम्स पर उठा रहा है कि ये यकतरफ़ा माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता, इसमें कोई शक ही मौजूद नहीं है। दी हैक की मुस्तकिल सालसी अदालत ने इंडिया की जानिब से मुआहिदा मुअत्तल करने के दावे को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि वाज़े कर दिया कि कोई फ़रीक इस मुआहिदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता है। अब पाकिस्तान इस फैसले को यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी समझ रहा है, जबकि भारत इसे न सिर्फ मुस्तरद कर रहा है बल्कि अदालत को ये गैर कानूनी करार दे रहा है। अब ये तनाज़ा नाज़रीन सिर्फ पानी का नहीं है, बल्कि ये इलाकाई सियासत का है, बैनुल-अक़वामी कानून का है, माहौलियाती असरात का है। और पाकिस्तान का जो वफ्द गया था, उसको जो हेड कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो फिर एक और जंग हो सकती है। तो इस इलाके के अमन को इससे सबसे बड़ा ख़तरा है कि दो न्यूक्लियर पावर्स एक बार फिर आमने सामने हो सकती हैं। पीजे मीर साहब, ये ठीक है, जो फैसला आया हम इसको देख रहे हैं और ये हमारी कामयाबी भी है, पूरी दुनिया इस पर बात भी कर रही है। इसका असर क्या पड़ेगा? क्या भारत रुकेगा इससे? अगर नहीं रुकेगा तो पूरी दुनिया को भी पता है कि इसके नताइज क्या होंगे, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। देखिए, जब हम कहते हैं कि वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को रीआर्म कर रहा है। इंडिया के पास जो वेपनरी है, वो काफ़ी जो वेपनरी है वो आउटडेटेड है और उसको रिप्लेनिश कर रहा है विद द लेटेस्ट वेपनरी जो कि दुनिया में मौजूद है, और वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, ये जो आर्म्स रेस चल रही है, वेदर हम हैं या दूसरे हैं, हम क्यों इस रेस के अंदर हैं? क्योंकि एक इनएविटेबल एक जंग आगे आपको नजर आ रही है। ये जंग होगी। ये जो अभी आपने देखा है, ये जो पहलगाम का सारा, ये एक स्कर्मिश है, ये कुछ भी नहीं है। सही जंग अभी किसी ने नहीं देखी। सही जंग अभी आपको आगे नजर आएगी, अनलेस, जो आप सवाल अब कर रहे हैं कि अनलेस इसमें इंटरनेशनल पावर्स टू बी वो कोई अच्छे तरीके से इंटरवीन करें, या इन लेटर एंड स्पिरिट जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप सीज फायर नहीं, जो उन्होंने इसका कहा था इसराइल और इसका पैलेस्टीनियंस का या ईरान का, तो वो उसको यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये ज्यादा डेंजरस है बनिस्बत ईरान, इसराइल और गाजा। दिस इज मोर डेंजरस देन इवन द यूक्रेन वॉर। तो इस चीज को, ये एक आपका एक टाइम बॉम्ब है। ये टाइम बॉम्ब के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों वो फरीक नहीं है, इसके अंदर पूरा साउथ एशिया पड़ा हुआ है। तो इसके लिए अगर अभी हम एक सीरियस, मैं तो कहूँगा कि एक नेगोशिएशंस कर लो, या पाकिस्तान को इन पर्टिकुलर चाहिए कि जो कि उसने भी किया है विद 2 डेलीगेशंस ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल, आप अपना केस जाके इंटरनेशनल पोडियम्स के ऊपर प्लीज प्लीड करें, बताएं उनको, इमिनेंट बताएं कि आज हम आपको बता रहे हैं, अगर कल आप आएंगे, कल आप ये कहेंगे कि सीज फायर कर लो, कल आप ये कहेंगे एक दूसरे से मत लड़ो, कल आप कहेंगे कि कोई एम्बार्गोज और सैंक्शंस और ये इन चीजों पे बात मत आओ। आज वक्त है कि इसको रिजॉल्व कर लें वंस एंड फॉर ऑल। और बिल्कुल हिलाली साहब ने पहले बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह अब ट्रंप ने कल कहा है कि मैं दोबारा ईरान को बॉम्ब कर सकता हूं, क्योंकि उसकी फेस सेविंग उसको भी चाहिए, मोदी को भी फेस सेविंग चाहिए, तो ये कोई ना कोई एडवेंचर मोदी जरूर करेगा एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट।
वी आर प्रिपेयर्ड और बड़ा जवाब देंगे इंशाल्लाह। ज़फ़र लाली साहब, अगर इन ऑब्जेक्शंस को वो नामंजूर करता है भारत, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, सीधी सादी बात है, हमारे अवाम को समझना चाहिए कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को ये तो कोर्ट ने कह दिया है कि इट कैन नॉट बी हेल्ड इन अबेयंस, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, और न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी जो उसका काम है उसको भी आप रोक नहीं सकते, ये आप उन्होंने ये कह दिया है। मगर एक छोटी सी बात है जो हमें समझना चाहिए। देखिए, ये कंचनजंगा जो डैम बन रहा है, जो पानी रोकने का इसका इम्कान है, ये जो डैम है इसको हमने अपील किया है कि इसको बनना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये पानी रोक सकता है। उसका फैसला ये नहीं हुआ है, और उसके फैसले में ये भी हो सकता है कि डिजाइन चेंजेस अगर बैंक के पास, अगर वो डैम के पास हो जाएं तो फिर वो ठीक है, फिर वो रन ऑफ द वाटर प्लांट बन जाता है और पानी उससे नहीं रुकती है। ये सब जो बातें हैं ये अभी तक होने हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास एक दो और चीजें वो कर सकता है फैसला मानने के पहले। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट से कि हम आउट ऑफ हैंड रिजेक्ट कर देते हैं, हम इस कोर्ट को मानते नहीं हैं। मगर मैं तो समझता हूं, जैसे ये पीजे मीर साहब ने सही कहा, कि अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये फैसला आउट ऑफ हैंड, जो फैसला जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने किया है, तो व्हाई नॉट कॉल टुडे फॉर एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और कहे उनको, बताओ तुम लोगों में से कौन सा परमानेंट मेंबर है जो नहीं चाहता है अदालत का फैसला इंप्लीमेंट हो, आओ दुनिया के सामने खड़े होके बताओ, और हिंदुस्तान का तुम साथ लेना चाहते हो तो आओ अमेरिका बताओ। आप देखेंगे कि कोई नहीं आएगा, और वो कहेंगे नहीं नहीं और चीज बातें होनी चाहिए, और वो भी अच्छी बात है। इट इज अ गुड थिंग कि वर्ल्ड प्रेशर अभी से माउंट होने लग जाए इस बात पे। मगर एक चीज मैं बताता हूं, और अगर फिर भी वो नहीं माना तो भाई पानी इज लाइफ एंड डेथ, आपके पास तो कोई चॉइस नहीं है। आप तो एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और आपका पानी रोक रहा है, तो वो आपको खत्म करना चाहते हैं। तो वो जो जंग लड़ो या पानी रोको, इट्स वन एंड द सेम थिंग, दे डोंट वांट यू टू एग्जिस्ट। इसलिए मैं कहता रहता हूं इस पे, और बातें छोड़े कि कौन आया कौन गया, अब 9 में कि कौन डिस्क्वालीफाई हो रहा है और पीटीआई के लोग कम हो जाएं, फॉरगेट अबाउट दैट। भाई यू आर अ पार्टी लीडर, आगे बढ़ो और कहो कि ये है जंग, ये है तुम्हारे को जो फेस करना है, अब इकट्ठे हो, दबाओ करें ये सब, ये जो लीगैलिटीज पे लोग पड़े हुए हैं, ठीक है, इससे बात करें। नईम साकिब साहब, एक तो दी हैक की जो मुस्तकिल सालसी की अदालत है, इसका इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि भारत इसको तस्लीम नहीं कर रहा इस फैसले को, और पाकिस्तान कर रहा है इस बात को। और फिर क्या जो पीजे मीर साहब ने कहा कि टाइम बॉम्ब है, तो वक्त कम हो रहा है एक और जंग की तरफ। जंग का वर्ड कोई भी खुशी से नहीं लेता, लेकिन हालात अगर इस तरफ आ जाते हैं तो फिर उसको कोई रोक भी नहीं सकता। देखिए, 3 दफ़ा हिलाली साहब ने कहा है कि खान को मिल के बात करनी चाहिए क्योंकि जंग होने वाली है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि खान को बाहर ला के, और बाहर लाने का रिस्क कौन लेगा, क्योंकि जेल में तो सारे लोग ये नहीं जा सकते ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 3-4 दिन के लिए उसको बाहर लाया जाए और उससे खुल के बात की जाए, और फिर उसकी राय ली जाए कि तुम्हारा अगर इंडिया हमला करता है हम पे तो तुम्हारी क्या राय है? देखिए, ये सिंध तास मुआहदा है ना, ये बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है, 1960 से अब तक चलती आ रही है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इसमें दिया हुआ है, जिसमें कि न्यूट्रल एक्सपर्ट भी है, जिसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है, वर्ल्ड बैंक जो है वो साथ बैठा होता है। अब उसमें ये फैसला आया है ना, ये जो नीदरलैंड से आया है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये यूँ समझिए कि सिफारती तौर पे जो पाकिस्तान ने टेक्निकल ग्राउंड पे बात की है, उसमें एक यूं समझिए कि स्कोर पाकिस्तान का हुआ है। जहां तक हिंदुस्तान के मानने की बात है, तो उसने तो आज तक देख लीजिए जिस आर्बिट्रेशन का फैसला आया वो इंडिया ने कहा हम नहीं मानते। ये यानी किशनगंगा पे देख लीजिए, उन्होंने कहा जी ये आर्बिट्रेशन को नहीं मानते, वो देखें न्यूट्रल एक्सपर्ट क्या कह रहा है। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों के ना बनियानन मरसूस हुआ था और ना ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो आपके ख्याल में वो ये मानेगा आपकी बात या हमारी, या यानी कि इसकी ये जो आर्बिट्रेशन कोर्ट की है, कतई नहीं मानेगा। सवाल पैदा नहीं होता अब हमें करना क्या है।
दो चीज़ें करनी है हमने। पहले ये है कि ये जो वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है ना, हमने जो कह दिया, बिलावल साहब ने भी कह दिया कि जी 6 के 6 दरिया वापस ले लेंगे, ये कर लेंगे। इन जरा स्टेटमेंट्स को एक तरफ रखें, संजीदगी से देखें आप बात क्या कर रहे हैं। बात हो रही है एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया की। ये निहायत संजीदा बात है, क्योंकि अगली जंग खुदा न खास्ता होती है तो उसके जो नताइज निकलेंगे वो हम सब लोग शायद देखने के भी काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा इसमें बड़ी एहतियात की बात है। उसको वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है वो, लेकिन हमने क्या करना है, ये सिफारती कोशिशें जारी रखें। ये बिल्कुल ठीक है। मेरे ये जो दो दोस्तों ने बात की है, सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं, इसको जो है फ्लैग करें, और सिक्योरिटी काउंसिल के आप इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, आप आसानी से कर भी सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया ने कल ही ऐसा किया है कि ये जो था ना आपका गंगा यानी वाटर शेयरिंग का बांग्लादेश के साथ जो था 1996 में जो हुआ, जो अगले साल होना है आपका रिन्यू, उसको उसने कहा जी हम रिवाइज नहीं करेंगे। और बांग्लादेश से आवाज़ें आ रही हैं कि जिस तरह से सिंतास मुआहदे पे पानी को वेपन बनाया जा रहा था, अब हमारे खिलाफ भी होगा। तो बॉटम लाइन उसमें से ये निकलेगी कि आप सिफारती अपनी कोशिशें जारी रखें, जाएं सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरे मल्टीलैटरल फोरम्स पे ये जंग जारी रखें, लेकिन उस वक्त का इंतजार करें जब वो वाकई इन पानियों का रुख मोड़ेगा। और उसके बारे में हमारे चीफ कह चुके हैं, सिपा सलार कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, सारे कह चुके हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन उस टाइम तक जाने से पहले हमें बहुत कुछ और करना होगा। पीजे मीर साहब, आप कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हैं वेरी क्विकली? जी, मैं ये जो दोनों मेरे भाइयों ने बात की है, देखें इसका एक इमीडिएट जो हमें एक जो इसका आंसर आता है या क्वेश्चन भी उठता है, हमारी गवर्नमेंट को या फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि जितनी भी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, एटलीस्ट फॉर अ स्टार्ट, आप एक ब्रीफ डोसियर बनाएं और बुलेट प्रूफ ये बुलेट पॉइंट्स बना के उनको बता दें, एंड देन ऑल्सो इन्फॉर्म देम ऑफ द रिपरकशंस व्हिच माइट इंटेल एंड व्हिच माइट फॉलो। ये बहुत जरूरी है ताकि हम हर एक को अवेयर रखें कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन इन द इवेंट कि इंडिया इज स्टेडी इन इट्स बिहेवियर। ठीक है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इंतहाई अहम मामला जिस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सवात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 18 से सैलाबी रैले की नज़र हो गए, 11 जान से गए हैं, 3 को बचा लिया गया, 3 ताहाल लापता है। ज़रा क्विकली आपको स्टोरी बता देता हूँ हुआ क्या। डस्का की फैमिली थी, नाश्ता करने सवात में दरिया के पास रुकी और इंक्रोचमेंट थी। वो जो नाश्ता जहाँ पर दिया जा रहा था वो होटल, वहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए था। उनमें से कुछ अफराद फैमिली के उठे, एक सेल्फ़ी बनाने के लिए दरिया सवात के पास गए, सैलाबी रैला आया और वो वहाँ पर एक जगह स्टक हो गए। लोगों ने शोर मचाया, रेस्क्यू को कॉल की। मकामी अफराद के मुताबिक 1 घंटे के बाद रेस्क्यू आई और रेस्क्यू इक्विप्ड नहीं थी कि वो उनको आकर बचा सकती। कहाँ गया वो एयर एम्बुलेंस का दावा जो हमें ख़बरों में और तस्वीरों में नज़र आता है, नहीं पता। 20 मिनट में वो एयर एम्बुलेंस पहुँच सकती थी। क्यों उन लोगों को नहीं रोका गया? क्यों जब पीडीएम में ये कह चुका कि सैलाबी रैला आ सकता है या बारिशें हो सकती हैं ज़्यादा, उससे मोहतात रहना चाहिए, दरियाओं के पास किसी को ना जाने दें, क्यों वहाँ पर फोर्सफुली एजुकेट नहीं किया गया लोगों को? सवालिया निशान है। इससे पहले जो इस तरह के वाक़यात हुए वो भी बहुत से सवाल छोड़ कर गए, जवाब कहीं नहीं था। आज जो वाक़या हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी सवाल छोड़ रहा है। कमेटी हम खेलेंगे, आप उस कमेटी की रिपोर्ट को ले जाइए, उनकी कब्रों पर जाकर लगा दीजिए, शायद उनके लवाहिकीन को उस रिपोर्ट से सुकून मिल जाए, क्योंकि आपके जवाब से उनको सुकून नहीं मिलता। ज़फ़र अलाली साहब, लोगों को क्यों आखिर जब अलर्ट होता है, सब कुछ पता होता है, ख़बरें चल रही होती हैं, रोका जाता या वहाँ पर अमले को रखा जाता कि भाई इधर नहीं जाना, इधर जान को ख़तरा हो सकता है? क्यों सब हादसात होने से पहले सोए हुए होते हैं? चलिए, वो तो एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप कहते हैं कि लोग ख़तरा नहीं मानते हैं, क्या पता आपको उधर पोस्टेड था कि नहीं,
और क्या पता कि अगर पोस्टेड भी था तो किस ज़बान में था, और वो बेचारे जो गए थे उधर क्या उनको पढ़ना लिखना आता था? 50% इस मुल्क के लोग तो पढ़ लिख नहीं सकते। मैं तो एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हो कैसे सकता है कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस चीफ उस एरिया का वो आज जेल में नहीं बैठे हुए हैं? उनका तो निगलेक्ट, तो इट्स अ क्रिमिनल निगलेक्ट। उनके खिलाफ तो मैनस्लॉटर का चार्ज होना था। ये फ्लड सीजन है भाई, सबको पता है ये फ्लड सीजन है, सबको पता है सैलाब आते हैं ऐसे वक्त पे, और सबको पता है जिधर वो उधर बैठे हुए थे उधर नाले हैं, उधर स्ट्रीम है, उधर आता है, और वो रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं वो उधर बने हुए होते हैं, उनको इजाजत ही नहीं है। किसको नहीं पता है कि कुर्सियां खींच के वो पानी के एज तक ले जाते हैं या नाला के एज तक ले जाते हैं? सबको पता है, मगर कोई नहीं रोकता है। किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं, कोई वार्निंग नहीं। दिस इज द साइन ऑफ अ फेल्ड स्टेट। इसका मतलब यह है कि जो द सोसाइटी विच डज नॉट वर्क, इसलिए न तो हर आदमी, न तो किसी और सोसाइटी में ऐसा हो नहीं सकता है कि आप फुल बारिश हो रही है और फ्लड सीजन है और ये जो रेला आता है इट कम्स ऑल ऑफ अ सडन, ये नोटिस के बगैर नहीं आता। तो पहला चीज मैं ये आपको कहूंगा कि केस होना चाहिए, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस चीफ, इनको तो अंदर करें ना फौरन, मैन स्लॉटर का केस लाएं, और शायद इनको अगर निगलेक्ट होगा तो कम से कम 5 से 10 साल तक ये अंदर बैठेंगे जेल में। एक दफे ये कर दें, आप देखेंगे कोई किसी को पानी के नजदीक ही नहीं जाने देगा इस सीजन में। नईमुल साकिब साहब, अमन का मतलब तो हमारे यहाँ यही है कि एक सहाने से दूसरे सहाने के दरमियान की जो खामोशी है, उस खामोशी में हम क्या कुछ करते हैं हमें नहीं समझ आता। अब इस तमाम इंसिडेंट पर कौन कसूरवार, क्या वजह, आपकी क्या राय? अगर तो इस तरह के अंदोहनाक किसी वाक़े में आपने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या एसएसपी या इनको अंदर करना है, तो मुझे तो लगता है कि 2-3 साल में आपके पाकिस्तान की सारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जेल के अंदर होगी। देखिए, जो तकलीफ़ की बातें हैं ना वो तो सारी बात कर दी, हमें समझ में आ गई बातें। जो एक और तकलीफ़ की बात वो ये है कि इंसानी जान की कीमत 15 लाख रुपए रखी गई है, और 15 लाख रुपए किसी फौत हुए हुए शख्स के वारिसीन को मिलेगा तो समझा ये गया है कि वो दुख भूल जाएंगे कि उनका प्यारा जो है बेटा या खामद या कोई भाई वो मर गया था, 15 लाख मिल गए हैं। ज़िले अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है, और वो जो लोग जिन्होंने ये सीन देखा उन्होंने कहा जी हमें पता था कि ये हो रहा है, हम उनकी मदद करना चाहते थे, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, हम फ़ोन कर रहे थे, ना हमारे पास रस्सी थी ना हमारे पास कश्ती थी, हम कर ही नहीं सकते थे। और बताया गया जी कि चूंकि मौसम ख़राब था लिहाजा हेलीकॉप्टर टाइम पे नहीं पहुंच सका। और सुना यह है कि कंट्रोल रूम में वो घंटी 1 घंटा 1.25 घंटा बजती रही। अब मैं किस किस को कहूँ, और मैं ये कहूँगा कि ये खालिसतन सूबाई मामला है। चीफ मिनिस्टर साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक ज़िले अफसर को आपने मुअत्तल किया है, जो वहाँ पे मौजूद जो इंतज़ामिया है जिसकी ये जिम्मेदारी थी, उसका क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि ये जो आपने यानी एक छोटे से अफसर को मुअत्तल किया है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, हो सकता है 6 महीने बाद वापस अपनी पोस्ट पे आ जाए। हम करना नहीं चाहते, हमें पता है कि ये और अभी भी देख लीजिए गी लगा दी गई है, उधर से जो है ना वो तजावुज़ात हटा देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ये है कि सब सयाह थे, तमाम होटल रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए। यानी सर में दर्द हो रहा है, पैनाडॉल नहीं लेनी, सर काट देना है, और थोड़ी देर बाद वो खुल जाएंगे, और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एक और सीन इस तरह का आएगा। अभी मरी में आया था, अभी इधर आया है, उधर मल्लाह जो हैं वो यूनान में जाते हुए वो डूब रहे हैं। ये सारा कुछ हमें समझ में आ रहा है। जो समझ में बात नहीं आ रही वो ये है, वो ये इस वक्त की आखिरी बात जो समझ में वो ये नहीं आ रही, वो बात ये है कि आखिर हम कब अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे। पीजे मीर साहब, समझ आती हैं सारी बातें, पता भी है ये होने वाला है, पता भी है कि मौसमियाती तब्दीली है, हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है, ये हादसात की रफ्तार बढ़ रही है, इक़दामात की क्यों नहीं बढ़ रही?
ये जो डिजास्टर्स होते हैं पूरी दुनिया में होते हैं और होते रहेंगे। ये जो जोर है होते रहेंगे। हम इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, हम बिल्कुल यूजलेस हैं पूरी दुनिया के अंदर। पता है, मैं आपको बताता हूँ, ये शायद पाकिस्तान में लोग इसको एक जमाने में होता होगा, हिंदुस्तान जब था, आपका आर्किटेक्ट, आपका पुलिस, आपका फायर ब्रिगेड, आपके डॉक्टर्स, आपके हेल्थ एंड सेफ्टी और जो दूसरे आपके इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, ये जितने भी लोग इनके इंचार्ज होते थे, ये कोई परमिशन अगर दो तो ये सारी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बैठ के फैसला करती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज आप एक बना लेते हो, उसके बाद खुदाई शुरू कर देते हो। That shows your incompetence. That shows your absolute, you're not aware कि आपने आगे करना क्या है। कश्मीर में चले जाओ, स्वात चले जाओ, हेल्थ हैजर्ड है, आपने सारी डिफॉरेस्टेशन कर दी है। आप यू गो राइट अप टू चिनारी, आप देख लो चकोटी तक आगे जाओ, सारा गंजा, सब दरख्त गंजे, और वहां लैंडस्लाइड। मैं तो 1960 से देखता आ रहा हूँ लैंडस्लाइड, आज 2025 आ गया भाई, तो किसी ने कोई तवज्जो दी है? कोई तवज्जो नहीं दी। हम एडहॉकिज्म पे हैं, और ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको आप अपग्रेड करो, इसके अंदर वो लेके आओ लोग जो कि अंडरस्टैंड करते हैं कि डिजास्टर क्या है। आप नहीं करते। अभी आपके सामने ये तो हो गया ना, आपके सामने अभी डिजास्टर आने वाला है। आपने देखना कि सतलज क्या करेगा, और फिर उसका जो रेला आएगा वो कितने गांव तबाह करके जाएगा। इन्होंने को रिजर्वायर बनाया, ठीक, मैं तो 10-15 साल से कह रहा हूँ रिजर्वायर बनाओ भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। नहीं, कोई करता नहीं है। हम रिएक्शनरीज हैं यार ज़ौक, हम प्रोएक्टिव नहीं है। हमें नुकसान होगा, फिर हम जाएंगे लोगों से पैसे मांगेंगे, प्लीज जी हमारे गांव गिर गए, हमें एड करो। तो यार हम सब कुछ कर सकते हैं। आपको ये जो शहबाज शरीफ है ना, आपको शहबाज शरीफ जैसे बंदे चाहिए हर डिपार्टमेंट के ऊपर। ये डूअर आदमी है। ये अगर इसके साथ के बंदे आ जाए ना, क्लोन होके कहीं, तो खुदा की कसम हम कर सकते हैं काम। बाकी नीचे बिल्कुल सही कहा नजम साकिब साहब ने भी, हिलाली साहब ने भी, यार एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम। पीजे मीर साहब, वक्त खत्म हो रहा है, आपका पॉइंट आ गया। नजम साकिब साहब, आज के सवाल क्विकली। ज़रूरी सवाल। नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा में जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, हमास को गज़ा से निकाल दिया जाएगा और यूएई और मिस्र वगैरह गज़ा की पट्टी को चलाएंगे। ज़रूरी सवाल ये कि अच्छा ना होता आप गज़ा में नस्ल कुशी करने का फ़ैसला भी अरब ममालिक से पूछ कर लेते। आज का गैर ज़रूरी सवाल, सदर ट्रंप को नॉर्वे ने अमन का नोबेल प्राइज़ देना है, अगर दिया तो नॉर्वे और डेनमार्क में गहरे दोस्ताना मरासिम हैं और ग्रीनलैंड डेनमार्क के ज़ेरे तसल्लुत है, वही ग्रीनलैंड जिसको कि आपने ख़रीदने की बात की थी। अब ये है गैर ज़रूरी सवाल कि सदर ट्रंप अमन का नोबेल इनाम हासिल करने से पहले ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करेंगे या नोबेल इनाम हासिल करने के बाद करेंगे। राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।